गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इकोनॉमिक्स। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हमने चैप्टर नंबर 7 किया है बच्चों, और उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। एक बार उसका रिकैपिटुलेट करते हैं, रिवाइज करते हैं चैप्टर को। बच्चों, इसमें हमने मुख्य जो बातें पढ़ी हैं वो है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं बच्चों? ये वाणिज्यिक बैंक वो वित्तीय संस्था है, वाणिज्यिक बैंक वो वित्तीय संस्था है जो लोगों के धन को जमा के रूप में स्वीकार करती है। तो बच्चों, दो कार्य करती है वो, धन को जमा करती है तथा उधार। जमा और उधार यानी दो कार्य करती है। लोगों के धन को जमा के रूप में स्वीकार करती है तथा निवेश के लिए धन उधार देती है। तो उस संस्था को वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। हमारे देश में जितने भी जो बैंक हैं, जिनकी शाखाएं हमारे गांवों में भी हैं, शहरों में भी हैं, वो सभी वाणिज्यिक बैंक हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, देना बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। इसमें बच्चों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जैसे पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक। और इसमें बच्चों निजी क्षेत्र के बैंक भी हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक है, यस बैंक है, और कुछ विदेशी बैंक भी हैं, जैसे जीएम ग्रैंडले बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है। ये सब विदेशी बैंक भी हैं। बच्चों, अगला टॉपिक से वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं वो संस्थाएं जो वित्त संबंधी लेन देन करती हैं। जिस तरह एलआईसी है, एलआईसी क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक वित्तीय संस्था है। बच्चों, ये क्या करती है? लोगों के बीमे करती है। बीमे का कार्य का मतलब होता है उनको जोखिम के लिए इंश्योर करती है। तो एक तरीके से उस जोखिम को पूरा करने के लिए लोग अपना धन उसके पास इंस्टॉलमेंट के रूप में देते हैं। सारी जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो वाणिज्यिक बैंक नहीं होती, परंतु जो वाणिज्यिक बैंक है वो वित्तीय संस्थाएं होती हैं। दोनों में अंतर देख लेते हैं, वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं लोगों के धन को जमा कर सकती हैं, परंतु बच्चों ये जमा कर सकती हैं, धन को जमा कर सकती हैं, परंतु उधार नहीं दे सकती। उधार देने का कार्य ये नहीं करती। जबकि वाणिज्यिक बैंक वो संस्था होता है जो दोनों प्रकार के कार्य करता है, धन को जमा भी करते हैं और उधार भी देते हैं। वाणिज्यिक बैंक के कार्य पढ़े हैं बच्चों हमने। मुख्य रूप से दो ही कार्य हैं वाणिज्यिक बैंकों के। जो प्रमुख कार्य हैं वो दो हैं, जमा स्वीकार करना, और इसमें जमा में कितने प्रकार की जमाएं पढ़ी हमने? सावधि जमा। सावधि जमा जो एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है, जैसे 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए, जिसमें लोग अपना धन जमा करते हैं। इस पे बैंक सबसे अधिक ब्याज दर देते हैं। मांग जमा, ये वो जमाएं होती हैं जो ग्राहक के मांगने पर बैंक लौटा देता है, उसको हम मांग जमा कहते हैं बच्चों। फिर बचत जमा होती है। बचत जमा में क्या होता है कि हम अपनी थोड़ी थोड़ी लघु बचतें उसमें जमा करते हैं और उस पर ब्याज की दर कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है, और एक निश्चित सीमा तक ही इसमें से राशि निकाली जा सकती है। आवर्ती जमा। आवर्ती जमा में बच्चों एक निश्चित राशि है वो एक निश्चित अंतराल के बाद बैंक में जमा कराई जाती है। जैसे हर महीने एक निश्चित राशि हम बैंक में जमा करते हैं, उसका हम आवर्ती जमा खाता खोल लेते हैं, जिसको हम रिकरेंट डिपॉजिट भी कहते हैं, आरडी। इस पर बच्चों एक परिपक्वता की अवधि के बाद बैंक जमा राशि को ब्याज सहित लौटा देता है। तो ये मुख्य रूप से जमाएं हैं जो बैंक जमा के रूप में निम्न खाते खोल कर लोगों के धन को जमा करता है। दूसरा जो कार्य था इसका ऋण देना। ऋण देना में बच्चों नगद साख, ओवरड्राफ्ट, मांग ऋण, अल्पावधि ऋण, ये जो ऋण है वो दिए जाते हैं। तीसरा है साख का निर्माण। साख निर्माण भी एक मुख्य कार्य है इनका। साख का अर्थ होता है बच्चों मुद्रा का निर्माण या मुद्रा की पूर्ति करना, मुद्रा की जो कीमत है, मुद्रा की जो मात्रा को बढ़ा देना, साख का निर्माण। ये किसका अर्थ ये होता है बच्चों? साख निर्माण में जो बैंक हैं, व्यापारिक बैंक, मान लीजिए वह व्यापारिक बैंकों के पास 5,000 करोड़ रुपए जमा हैं। व्यापारिक बैंक को ये पता है कि सभी ग्राहक 5,000 रुपये एक साथ नहीं निकालेंगे,
क्योंकि उनको ये पता है कि भाई इससे कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है वो 3,000 तक निकालें या 2,500 करोड़ तक पैसा उनका निकलेगा। इसी के बदले वह लोगों को ऋण उपलब्ध कराता है, इसी जमा राशि में से ऋण देना। अब वो जो ऋण है बच्चों, वो कुल मिलाकर 2,000 भी हो सकता है, 4,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है। परंतु यदि 5,000 करोड़ से अधिक ही बैंक ऋण उपलब्ध कराता है, जैसे मान लीजिए 7,000 करोड़ का ऋण दे दिया, इस 5,000 जमा में से वो 7,000 करोड़ का जब ऋण देता है तो इसको हम कहते हैं साख का निर्माण, क्योंकि ये 2,000 करोड़ रुपये एक तरह से साख में वृद्धि है। अब आप सोचेंगे कि ये 2,000 करोड़ रुपये बैंक कहाँ से देगा। दरअसल बैंक बच्चों सारा का सारा पैसा अपने ग्राहकों को ना नगद नहीं देता, वह उनके खाते में क्रेडिट कर देता है। अर्थात ग्राहकों को ऋण देगा, ऋण के रूप में वह राशि को उसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। और बैंक को ये पता है कि ये ग्राहक ज़रूरत के अनुसार ही पैसा निकालेंगे। मान लीजिए ग्राहक के खाते में 1,00,000 रुपये बैंक ने क्रेडिट कर दिए, तो 1,00,000 रुपये में से सभी ग्राहक हो सकता है उसको 20,000 की ज़रूरत पड़े, 10,000 की पड़े। इस प्रकार से बैंक को अपने अनुभव से ये पता है कि सारे ग्राहक एक साथ अपनी जमा पूंजी को नहीं निकालेंगे, इसलिए वो है अपनी जमा पूंजी जो 5,000 करोड़ थी, जो 5,000 करोड़ थी उससे अधिक मात्रा में ऋण दे सकता है। और इस प्रकार जिन लोगों को वो ऋण प्राप्त होता है वो उस मुद्रा से अनेक प्रकार के विकास संबंधित कार्य कर सकते हैं। इसे ही साख का निर्माण कहते हैं, साख की मात्रा में वृद्धि। तो बच्चों इस प्रकार हमने ये देखा है कि वाणिज्यिक बैंक किस प्रकार साख निर्माण करते हैं। साख निर्माण का अर्थ अगर हम समझें तो ऐसे लिखेंगे, साख निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें वाणिज्यिक बैंक अपनी कुल जमाओं से अधिक मात्रा में मुद्रा लोगों को उधार देते हैं तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह में वृद्धि करते हैं, उसे साख निर्माण कहते हैं। तो मुद्रा के जो प्रवाह में वृद्धि होती है वही साख का निर्माण है। फिर बच्चों साख गुणक। साख गुणक एक छोटी सी प्रक्रिया है, जैसे CRR, कैश रिजर्व रेशो। बच्चों ये आज की तारीख में 4% है कि सभी बैंक CRR यानी कि अपने कुल जमा का 4% भाग केंद्रीय बैंक के पास रिजर्व के रूप में, नकद के रूप में रखते हैं। नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं इसको। अर्थात उसके अलावा 4% भाग जो अपनी कुल जमा का है वो केंद्रीय बैंक के पास रखते हैं। बाकी जो भाग बच गया 96% वह लोगों को उधार दे सकते हैं। 96% उधार दे दिया। तो बच्चों अगर ये CRR और कम हो जाए, मान लीजिए 3% हो जाए, तो फिर कितना प्रतिशत भाग वो लोगों को उधार देंगे? 97%। अगर ये 2% हो जाए तो 98% ये लोगों को उधार देंगे। तो जितना CRR कम होगा उतना ही बैंकों को की उधार देने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो बच्चों इसको हम ये कह देते हैं कि उधार देने की क्षमता कब बढ़ती है? जब CRR कम होगा, यानी कि साख गुणक, साख की मात्रा में उतनी ही वृद्धि होगी जितनी CRR में कमी होगी। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि 1/CRR, या फिर ये कह लीजिए नकद आरक्षित अनुपात के विलोम को ही साख गुणक कहते हैं। तो बच्चों अगर वर्तमान में हमारी जो देश की CRR है यानी कि 4% है, CRR है वो 4% है, यानी कि कैश रिजर्व रेशो, नकद आरक्षित अनुपात 4% है। अर्थात 4% जो मुद्रा है नगद के रूप में सभी व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास जमा करके रखनी पड़ती है। तो बाकी शेष हम क्या कर सकते हैं, उसको साख के रूप में लोगों को उधार दे सकते हैं। तो 1/4%, 4% का मतलब हो गया 1/4/100, दैट मीन्स 1 × 100/4।
तो साख गुणक हो जाएगा बच्चों 25 हमारा क्या हो जाएगा साख गुणक 25% भी हम कह सकते हैं कि इतनी मात्रा में हम साख में वृद्धि कर सकते हैं। अगर ये 1/3 हो जाए तो साख की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाएगी 33.3% हो जाएगी। तो बच्चों इसको हम साख गुणक कहते हैं। ये भी हमें नोट डाउन करना चाहिए, एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ी केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक देश की एपेक्स संस्था होती है बच्चों, एपेक्स बॉडी है। एपेक्स मतलब सबसे ऊंची वित्तीय संस्था है, एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि देश की सर्वोपरि वित्तीय संस्था है। इसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इस बैंक का जो मुख्य कार्य होता है, बेसिकली ये सभी बैंकों के संचालन की प्रक्रिया का निरीक्षण करता है। नए बैंकों को अपनी शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस केंद्रीय बैंक से ही लेना पड़ता है। केंद्रीय बैंक के कार्य हमने पढ़े बच्चों। केंद्रीय बैंक के जो प्रमुख कार्य हैं उनमें हमने पढ़ा कि केंद्रीय बैंक लोगों के कल्याण के लिए अनेक कार्य करता है। नंबर 1 सबसे पहले हमने पढ़ा बच्चों मुद्रा। देखिए जैसे मुद्रा को जारी करना, नोट जारी करने का कार्य है वो केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक बैंक नोट जारी नहीं करते। दूसरा कार्य है सरकार का बैंक, अर्थात केंद्र सरकार का वित्तीय सलाहकार भी होता है। केंद्र सरकार के जो खाते हैं, बहुत सारे विभागों के बचत खाते हैं, वो केंद्रीय बैंक के पास होते हैं। समय समय पर केंद्रीय बैंक केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों में परामर्श भी देता है। बैंकों का बैंक, यानी कि जिस तरह हम अपनी सारी वित्तीय आवश्यकताएं बैंकों से पूरी करते हैं, उसी प्रकार जो बैंक हैं, व्यापारिक बैंक, वो अपनी धन संबंधी जरूरतें, वित्तीय आवश्यकताएं, लेन देन वो केंद्रीय बैंक से पूरा करते हैं। समय समय पर उनको साख की पूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा की जाती है, यानी रिजर्व बैंक ही धन उपलब्ध कराता है केंद्रीय बैंकों को। अंतिम ऋणदाता, व्यापारिक बैंकों के पास बच्चों धन की कमी होने से व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक से मुद्रा उधार लेते हैं। देश के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षक, जो विदेशी मुद्रा की हमें जरूरत पड़ती है विदेशों से आयात करने के लिए। तो इस प्रकार के जो कोष हैं, जैसे डॉलर के रूप में, पौंड के रूप में, युआन के रूप में जो विदेशी मुद्रा है, उनकी सुरक्षा भी केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। समाशोधन गृह कार्य ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने बताया कि जो एक बैंक का दूसरे बैंक के साथ लेन देन है, जो दावे हैं, वित्तीय दावे हैं, जैसे चेक के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से, जो भी एक बैंक, एक वाणिज्यिक बैंक के दूसरे बैंक पर जो लेन देन है वो केंद्रीय बैंक के माध्यम से किए जाते हैं, रिजर्व बैंक के माध्यम से, क्योंकि रिजर्व बैंक के पास ही सभी वाणिज्यिक बैंकों के अकाउंट्स होते हैं। तो भी केंद्रीय बैंक के उनके जो लेन देन है वो स्वयं पूरे कर देता है। साख नियंत्रण, साख नियंत्रण महत्वपूर्ण कार्य है बच्चों। साख का निर्माण नहीं कर सकता है पर उस पर कंट्रोल कर सकता है केंद्रीय बैंक। साख नियंत्रण का अर्थ होता है कि बच्चों मुद्रा की आवश्यकता के अनुसार कमी या वृद्धि करना। देश में जैसे मुद्रा की जरूरत बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति को बढ़ा देना, और मुद्रा की जरूरत कम होने पर उसकी पूर्ति को कम करना साख नियंत्रण कहलाता है। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से संबंधित जो आंकड़े हैं वो भी केंद्रीय बैंक द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, जैसे रोजगार के आंकड़े, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े, देश में महंगाई की दर से संबंधित आंकड़े हैं कि भाई फुटकर महंगाई क्या है, थोक महंगाई क्या है देश में। तो इससे संबंधित जो वित्तीय सूचनाएं हैं वो भी केंद्रीय बैंक द्वारा जुटाई जाती हैं। कृषि साख उपलब्ध कराना बच्चों, जो कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हैं उनको भी समय समय पर उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक कार्य करता है। तो ये केंद्रीय बैंक के कुछ कार्य हैं बच्चों। अगला जो पॉइंट है हमारा मौद्रिक नीति। बेसिकली ये जो वो नीति होती है जो देश में केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति के प्रवाह,
मुद्रा की पूर्ति का मतलब होता है मुद्रा की मात्रा, है इसको साख भी कह देते हैं। उस साख को या मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाती है, उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति वो नीति होती है जो केंद्रीय बैंक द्वारा देश में साख के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाती है, जैसे साख की मात्रा में वृद्धि करना और कमी कर देना, इसे मौद्रिक नीति कहते हैं। बच्चों, इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अर्थशास्त्र विषय से ये जो टॉपिक है मौद्रिक नीति के क्या उपकरण हैं, इसको हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो बेसिकली सभी विद्यार्थी इस पर ध्यान रखेंगे कि इस टॉपिक को हम अभी रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। इससे संबंधित कुछ जानकारी है जो आने वाले अध्यायों में होगी, वो हम कर लेंगे। तो इसके दो उपाय हैं, साख नियंत्रण के मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक। इसको हम इग्नोर करेंगे इस साल, बाकी जो सिलेबस है वो अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये जो चैप्टर है ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। सभी के सभी बच्चे उनके नोट्स वो करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं इसमें से आपको बताऊंगा। व्यापारिक बैंक की परिभाषा दीजिए, बैंकिंग क्या है, ये सब आपने किया ही होगा। केंद्रीय बैंकों के दो प्राथमिक कार्य, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। मुख्य रूप से यही दो कार्य हैं बच्चों। अलग अलग प्रकार की जमाएं हैं, सावधि जमा, चालू जमा खाता, बचत जमा खाता, होम सेम खाता और आवर्ती जमा खाता। व्यापारिक बैंक की परिभाषा दें और इनके दो कार्य। बच्चों, व्यापारिक बैंक एक वित्तीय संस्था होती है जिसके मुख्य रूप से दो ही कार्य हैं, जो लोगों से जमाएं स्वीकार करके और उन्हें ऋण देने का कार्य करती हैं। साख नियंत्रण ये मौद्रिक नीति का उपाय है जो हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है। चालू खाते और बचत खाते में अंतर हम देख लेते हैं। चालू खाता हमने पढ़ा था, वो खाता होता है जो व्यापारियों द्वारा खोला जाता है, प्राय व्यापारियों द्वारा, जिसमें जमा करता जितनी बार चाहे रुपया जमा कर सकता है और निकाल भी सकता है। और बचत खाता वो होता है बच्चों जो छोटी छोटी बचतों को बढ़ावा देने के लिए खोला जाता है। इस खाते में बल्कि एक निश्चित मात्रा तक ही धन निकलवाया जा सकता है, रुपया निकलवाया जा सकता है। तो दोनों में अंतर है। बचत खाते तो वो हैं जो हम सभी लोग अपने बैंकों में खोलते हैं, और जो चालू खाता है वो प्राय व्यापारी वर्ग द्वारा बैंकों में खोला जाता है, जिसमें एक दिन में कई बार लाखों रुपए तक का ट्रांजैक्शन या लेन देन हो जाता है। एक्सक्यूज मी। वैधानिक तरलता अनुपात व नकद कोष अनुपात क्या है? तो बच्चों, ये भी हमारे जो मौद्रिक नीति के उपकरण हैं दोनों, तो ये भी हमारे विषय से काट दिए गए हैं। इसको आपको देखने की इस साल जरूरत नहीं है। भारत में नोट जारी करने की विधि, नोट जारी करने का अधिकार केवल केंद्रीय बैंक के है, और इसमें करेंसी भारत में नोट जारी करने की क्या विधि है, इसका अधिकार केंद्रीय बैंक को है। वाणिज्यिक बैंक के नोट जारी नहीं करते, वो केवल साख या मुद्रा का निर्माण में अपना योगदान अवश्य देते हैं। और जो विधि है बच्चों, उसको मिनिमम यानी न्यूनतम अनुपातिक विधि कहते हैं। न्यूनतम अनुपातिक विधि। तो इसमें 115 करोड़ रुपये फॉरेन करेंसी तथा 85 करोड़ रुपीज 115 करोड़ रुपये गोल्ड के रूप में तथा 85 करोड़ रुपये विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में जमा करना पड़ता है। और कुल मिलाकर बच्चों 200 करोड़ रुपए की जो परिसंपत्ति है वो गारंटी के रूप में रखकर केंद्रीय बैंक मुद्रा जारी करता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। आई होप सभी बच्चे ने समझा होगा। इसको नोट डाउन करेंगे और अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।